गुड मॉर्निंग। क्लियर है? साउंड क्लियर? यस। गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं टॉपिक नंबर 3 में है हम लोग। टॉपिक नंबर 3 ध्यान से एक बार रीड कर लें। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता तथा बुनियादी मूल्य, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। अभी और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे पहले आज हम लोग सत्यनिष्ठा को देखेंगे, भेदभाव रहितता को देखेंगे और गैर तरफदारी, 3 शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। 3 शब्दों को देखने जा रहे हैं। बट उस पे आने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं जो आईएएस में पूछा गया है। प्रश्न कौन सा था, देखने का प्रयास करते हैं। सारे लोग प्रश्न को पढ़ो या मैं पढ़ के बता भी रहा हूं। 14 का प्रश्न है। पहला प्रश्न जो यहां दिख रहा है, प्रश्न है ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। हम शुरुआत जिस विषय पे करने जा रहे हैं उसके पहले इस प्रश्न का एक उत्तर देख लेते हैं, थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। आईएएस का प्रश्न है, 2014 में पूछा गया था, 10 नंबर का सवाल है। पहले इसकी विवेचना करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो प्रश्नों को डेली देख लेंगे, थोड़ी थोड़ी समझ और डेवलप होती रहेगी। ठीक है। देखो, पूछा गया ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। आप बहुत ईमानदार हो, ईमानदारी बहुत हो, परंतु यदि ज्ञान नहीं हो तो वो कमजोर और व्यर्थ है। आप अपनी ईमानदारी का बिना ज्ञान के दमदार प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, व्यर्थ भी हो जाएगी। आप ईमानदार बने रहो, आप ज्ञान नहीं हो तो आपकी पूछ भी नहीं होगी। कई जगहों पे आपको सम्मान भी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे ईमानदार लोग सड़क पे घूमते हुए नजर आते हैं, ज्ञान विहीन है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, ईमानदार हैं परंतु ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखना। फिर वो ईमानदारी जो है व्यर्थ है और कमजोर भी है, क्योंकि उस ईमानदारी का आप उपयोग नहीं कर पाओगे। तो वैसी ईमानदारी कमजोर हो जाती है और व्यर्थ की ईमानदारी हो जाती है। ईमानदारी तो तब ना व्यर्थ के विपरीत होगी या उपयोगी। उपयोगी ईमानदारी तब होगी जब आप किसी पोस्ट पे बैठे हो, आप किसी अच्छे पद पे बैठे हो और ईमानदार हो, तो फिर आप ईमानदारी को सार्थक बना सकते हो। ईमानदारी बहुत काम की चीज होगी। और वैसे आप किसी काम के नहीं हो, कोई जानकारी नहीं हो और आप ईमानदार बने हो, तो वैसी ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। फैक्ट है ये। दूसरा पार्ट देखो, पूछा गया परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक है, खतरनाक और भयानक होता है। देखो, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। 2 शब्द का प्रयोग कर रहा है। खतरनाक भी है और साथ साथ भयानक भी है। और सवाल है कि इस कथन से क्या समझते हो। सवाल पूछा, इस कथन से क्या समझते हो। आधुनिक संदर्भ से उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि आप उदाहरण देकर बताएं ऊपर वाले लाइन को। ऊपर वाला लाइन एक कथन है, एक कथन है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को क्लियर करना है उदाहरण से। सारे लोग ध्यान से देखना। ये सवाल आईएएस का सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, बट क्या लिखना ये देखो आप। सवाल पूछा गया, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है। तो ध्यान रखना, आप ईमानदारी के बिन, अगर ईमानदारी हो और ज्ञान नहीं हो तो उस ईमानदारी का कहां पे प्रकटीकरण होगा, उस ईमानदारी का लाभ आखिर जनता को कैसे मिलेगा। ईमानदारी का लाभ तभी मिलेगा जब आप ज्ञान हो और किसी ऐसे पद पे बैठे हो जहां पे आप अच्छा काम करके लोगों का भला कर सकते हो, उसकी सार्थकता दिखाई देगी। दूसरा, ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। सवाल पूछा उदाहरण देकर। आप एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान अर्जित करके, ज्ञान थी, अभिक्षमता थी, सिलेक्शंस पा गए,
परंतु यदि उनके भीतर ईमानदारी नहीं हो, ईमानदारी के बिना ज्ञान, ज्ञान हो गया और ईमानदारी नहीं हो, तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेगा। ध्यान देना, कई लोगों को संविधान का बहुत ज्ञान है परंतु ईमानदारी नहीं है, उस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू करते हैं। और वैसा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है जो व्यक्ति ज्ञानी हो परंतु ईमानदार नहीं हो। तो केवल ध्यान देना, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है, ईमानदारी और ज्ञान दोनों का होना जीवन में अति आवश्यक है। और जिस व्यक्ति में ज्ञान हो और ईमानदारी नहीं, वो ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा और ज्ञान का दुरुपयोग ज्यादा नकारात्मक प्रभाव समाज पे डालता है। ही विल मिसयूज हिज नॉलेज, मस्ट बी अवेयर। और जब आदमी अपने नॉलेज का मिसयूज करता है ना तो बहुत लोगों को कठिनाई पैदा करता है। तो अपने को इन चीजों को दिखाना है। ब्राइटनेस कम कीजिए, ओके, ब्राइटनेस कम कर दें। अच्छा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, एक चीज ध्यान दो कि जब मैं पढ़ के बता रहा हूं तो क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ने की स्थिति में हो तो मुझे सुन तो लो ठीक से। मुझे सुन लोगे तो कोई जरूरी है कि आप भी पढ़ने की, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। देखो, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर स्टैंड विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। आधुनिक एग्जाम्पल देकर बताओ। तो लेटेस्ट दिखा देना। ये जो रामलिंगम राजू थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, उनको बहुत ज्ञान था नाना प्रकार का, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, ईमानदारी नहीं थी। परिणाम स्वरूप सत्यम कंप्यूटर घोटाले में बहुतों की संपत्ति डूब गई। बड़े बड़े बैंकों में घोटाले होते, वो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं परंतु ईमानदारी नहीं है। तो अगर ज्ञानी व्यक्ति बेईमानी पे उतरता है तो आम जनता के लिए, समाज के लिए, सार्वजनिक हित के लिए वह काफी खतरनाक आदमी साबित हो जाता है। और आपको ऐसे लोगों की जानकारी समय समय पे आती रहती है। ज्ञान है परंतु ईमानदारी नहीं है। एग्जाम्पल देकर बताओगे। विजय माल्या को अपने बिजनेस की खूब अच्छी जानकारी थी मगर ईमानदारी नहीं थी। ईमानदारी नहीं थी, उसने दुरुपयोग किया अपने ज्ञान का, मिसयूज किया, गलत गलत फायदा उठा लिया। बहुत सारे ऐसे कानूनविद हैं जो कानून का भरपूर ज्ञान रखे हुए हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। वो ज्यादा खतरनाक रिजल्ट लाता है, खतरनाक है, भयानक होता है, समाज पर नकारात्मक प्रभाव जाता है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? ठीक है, ध्यान से देख लो। ये प्रश्न कोई टफ सवाल नहीं है, बस केवल ध्यान रखना है कि क्या लिखना होता है। और पूछा गया है कि आप उदाहरण देकर बताओ, तो उदाहरण देकर बता देना। अब बताओगे एक प्रशासनिक अधिकारी को भी, एक प्रशासनिक अधिकारी को केवल संविधान का ज्ञान ही नहीं रखना चाहिए, उसे संविधान का, कानून का ज्ञान रखना चाहिए और साथ साथ उन ईमानदारी पूर्वक उस ज्ञान के अनुसार आचरण करना चाहिए। तब जाके जनहित के कार्यों की सिद्धि होगी, तभी लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा सफलीभूत होगी। इन चीजों को लिखोगे, आंसर स्पष्ट है, क्यों कोई असंभव टाइप का नहीं है। मैं आईएएस का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं और जब आप बार बार आईएएस के सवालों को देखते हो बारंबार, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मैं भी लिख सकता हूं। ये कोई असंभव टाइप के और बहुत कठिन टाइप के सवाल नहीं है। आईएएस का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है ये। अगर एग्जाम बहुत, अगर लगता है कि बहुत भारी एग्जाम है, तो फिर 21-22 साल के बच्चे नहीं होते, कई बार 21-22 साल के भी छात्र इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। और कई लोग पहले प्रयास में आईएएस बन जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, आईएएस बन गए। इसका मतलब ठीक से पढ़ने वालों की जरूरत है, और नहीं तो 10 साल से भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अगले साल भी करेंगे। तो एग्जाम का एक अपना ढंग होता है निकालने का, एक विशिष्ट शैली होती है।
उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बार बार प्रश्नों को देखकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसकी एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी, वो सब आपको काम करना पड़ेगा। और वो करोगे तो ये असंभव नहीं है। मैं तो दिखाता ही हूं कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे अपने शिष्यों की परंपरा लंबी रही है जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन गए, बहुत सारे लोग हैं, ये ध्यान रखना। और आप जहां पे भी बोलोगे, जिस स्टेट का नाम बोलोगे उसी स्टेट में 2-3 लोगों का नाम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, विषय वस्तु पे आ जाते हैं। ये देखो सिलेबस में, अब हम लोग सिलेबस में है, यहाँ पे हम लोग हैं तत्वनिष्ठा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता और बुनियादी मूल्य। तो हम लोगों ने बुनियादी मूल्य पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या अभिक्षमता होनी चाहिए? एक सिविल सेवक में तनाव प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, समय प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, विकट परिस्थितियों में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी क्षमता होनी चाहिए। देश दुनिया की जानकारी अर्जित करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य में सत्यनिष्ठा पहला हम लोग देखने जा रहे हैं। नोट करोगे, सत्यनिष्ठा, 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 इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रिटी। नोट करोगे, पहला लाइन यही लिखोगे, पहला लाइन ये लिखोगे। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कई लोग हैं। जितेंद्र सोनी पहला अटेम्प्ट, परवेज आलम पहला अटेम्प्ट, सुकेश जैन पहला अटेम्प्ट, बहुत सारे पहले अटेम्प्ट में, एक दो लोग नहीं है। तो अचानक पूछोगे तो कई लोगों का नाम अभी अचानक याद है। अत्तर अमीर सफीउल खान पहला अटेम्प्ट IRTS बने, सेकंड अटेम्प्ट में इंडिया में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया। गोविंद जायसवाल पहला अटेम्प्ट, बिल्कुल सही है, बहुत लोग हैं। ठीक है, परवेज आलम बिहार से ही थे, वो उनका पहला अटेम्प्ट उनका भी था। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब नाम मत लिख के बताओ, अब लिखो अपना ही नाम लिखो कि मैं भी पहले अटेम्प्ट में हो जाऊंगा। अलग अलग लोगों का नाम लिख रहा है, ये याद करके रखा है कौन कौन पहला अटेम्प्ट हुआ था। अरे अपना नाम याद रखो, आगे ऐसा मौका मिले कि अपना ही नाम याद लिख दो कि मैं भी पहले अटेम्प्ट में हूं। चौथे का नाम मत याद, टीना ढाबी को इनको याद आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, टीना ढाबी भी लिख दो। और मैंने मेरा शिष्य अथर अमीर, तो उनका तो नाम मैं बोल ही रहा हूँ। टीना ढाबी अपनी हमारी शिष्य परंपरा में नहीं है, ठीक है, वो दूसरी जगह से पढ़ी हुई थी। आगे बोलते हैं, क्लियर, बोलो, ठीक है। अपना नाम याद रख लो ठीक से, दूसरे का नाम मत याद रखो, और लिखते रहना कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाऊंगा, ज्यादा दम हो तो लिखना। सत्यनिष्ठा, ध्यान देना। तो पहला लाइन ये लिखोगे, सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। इट्स एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। पहला लाइन लिख लो, महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। मेरे बताने की बात सुधरनी, दूसरे का नाम लिखने पे तुले हुए हो। मैं 20-25 और नाम बता दूंगा, वही नाम रट लेना, आगे उनका भी नाम दिखाई देगा। अपना नाम याद रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने को सोचो कि मैं पहले अटेम्प्ट में हो सकता हूं, ठीक है ना। हर एक साल होते हैं, हर एक साल बनते हैं लोग। अभी जो यहाँ पे रोहतास DMS सेकेंड अटेम्प्ट में बन गए थे, कौन सी बड़ी बात थी, ज्यादा टाइम नहीं लिया था उन्होंने। और भी वो और अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल वो लिख रहा है मैं पहले अटेम्प्ट में हो जाऊंगा, प्रिंसेस करके हैं कोई, अच्छी बात है। देखो, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। अब ये होता क्या है, तो कभी सत्यनिष्ठा लिखनी हो तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो।
कंसिस्टेंसी among speech, action and thought. Thought, speech and action. विचार, वचन और कर्म में, नोट कर लोगे, संगति, कंसिस्टेंसी, नोट कर लोगे, मन वचन और कर्म में संगति ही, मन वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। कंसिस्टेंसी इन एक्शन, स्पीच एंड थॉट, मन वचन और कर्म, ध्यान देना, मन वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। सीधे सीधे इसको लिखोगे, क्लियर है? देखो बहुत सारे लोग रहे हुए हैं, अब वो लिखना बंद करो किसका किसका पहले अटेम्प्ट में हुआ था, बहुत सारे लोग हैं। ये कोई, कहने का मेरा मतलब ये है, ये कोई असंभव काम नहीं है जो पहले अटेम्प्ट में होते हैं। केवल ठीक से पढ़ने की स्थिति होनी चाहिए, और पढ़ने के बाद अगर आप बार बार सवालों को देख रहे हो आईएएस का, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके भीतर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा भी हो सकता है। और मान लो खूब पढ़ो, दिन रात एक पढ़ो और सवाल आईएएस का न देखो, तो फिर क्या दशा होगी? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं जगेगा कि मेरा हो सकता है। तो मैं इसलिए बार बार सवाल दिखाता हूं कि धीरे धीरे लगे कि ये कोई बियॉन्ड नहीं है, ये कोई असंभव टाइप का एग्जाम नहीं है। उससे भी आदमी ही निकालते हैं, और आप भी आदमी हो, उसको भी बीए ग्रेजुएट लोग निकालते हैं, और आप में से अधिकांश लोग ग्रेजुएट हो या होने की परंपरा, होने की स्थिति में हो। असंभव थोड़ी है, ठीक है? तो पूछा जाए सत्यनिष्ठा क्या है, तो बोलोगे मन वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। मन वचन और कर्म में कंसिस्टेंसी इन स्पीच, एक्शन एंड थॉट। ऐसे एरो बना के दिखा सकते हो, ऐसे बना सकते हो, बीच में सत्यनिष्ठा लिख सकते हो, बता सकते हो इसमें संगति ही सत्यनिष्ठा है। क्लियर है? ये एक सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य है। और देखो ये तीनों की कितनी बड़ी भूमिका आपकी सफलता में, ध्यान रखना। इन तीनों पे थोड़ा ध्यान दे लोगे ना, तो आप आईएएस बन सकते हो पहले प्रयास में। ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जो कृष्णा लिख रहे हैं कि मन वचन और कर्म में संगति की बात। तो मन और वचन कर्म में संगति रख लोगे ना, तो किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हो। ये ध्यान रखना है। अरे गरीब हैं सर, इतने गरीब हैं कि इसलिए यकीन नहीं होता है कि मेरा भी हो जाएगा। सुमन यादव लिख रहे हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए यकीन नहीं होता है कि मेरा भी हो जाएगा। एक बताओ, एक रिक्शा चालक का बेटा, वो जो गोविंद जायसवाल, उसका हो सकता है, तो रिक्शे चालक से भी गरीब हो गया। पीछे झुग्गी नंबर 208 से निकले हरिश्चंद्र, कभी सुनना उनकी स्टोरी, जाके यूट्यूब पे पढ़ना। उनसे भी गरीब हो गया कि मैं गरीब हूं, मेरा नहीं हो पाएगा। ये व्यर्थ का अब आडंबर बंद कर दो, पढ़ो जम के। वहां पे गरीब और अमीर का नहीं देखा जाता है सिलेक्शन लेते वक्त, ये आप बहुत गरीब हो या बहुत अमीर खानदान के हो तो आपको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सारे अमीर खानदान के ही हो जाते हैं वहां पे। मन चंचल है, और सर मन चंचल है, अच्छी बात है, मन चंचल है तो मन को चंचल रहने दो। अभी लिख रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, सत्यनिष्ठा बोल रहा है मन चंचल है। अरे चंचल है तो अभी चंचल नहीं लगा तो बुढ़ापे में चंचल होगा। अभी चंचलता थोड़ी बहुत ठीक है, मगर उस चंचलता को एकदम फ्री मत छोड़ देना, थोड़ा दिमाग से कंट्रोल रखना, तो थोड़ा बहुत चंचल रहेगा। ये ध्यान रखना, समाज ऐसा है कि थोड़ा बहुत चंचल वैसे भी हो जाएगा, बट फिर भी अपने विवेक से उसको कंट्रोल रखना, ठीक है? तो अभी पढ़ा लो तो पढ़ लो। तो ये इस पे चंचलता, सबका मन चंचल है, तुमने बोल दिया। यहाँ पे कोई बुद्ध नहीं है जिनका मन बड़ा एकदम बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। सब लोग चंचल है, कोई ज्यादा है कोई कम है। इज इट क्लियर?
वो अपने को मान रहा है कि मेरा ही मन चंचल है, दूसरे के मन को कभी देखा नहीं, इसलिए अपनी चंचलता उसको ज्यादा प्रतीत हो रही है। ध्यान देना, मन वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। और ध्यान रखना, जब सत्यनिष्ठा होती है, जब सत्यनिष्ठा होती है तो हम बिना किसी डर के, भय के, प्रलोभन के, मतलब कोई कितना भी प्रलोभन दे, भय पैदा करे, डर पैदा करे, लोभ दे, हम इससे बिना प्रभावित होते हुए जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, इनका हम निष्ठापूर्वक यदि पालन करते हो, निष्ठापूर्वक, व्हेन वी परफॉर्म आवर ड्यूटी विदाउट एनी ग्रीड, फियर एटसेट्रा, तो उसे हम कहेंगे सत्यनिष्ठा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब तुम देखो, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ, तो तुम दूसरी दिशा में मत जाओ। मैं पढ़ा रहा हूं ये, तो अभी चंचल मन पे चला गया, चंचल मन को काबू कैसे करें। तो अभी काबू नहीं होगा, काबू होगा ना तो बन जाओगे, घर द्वार छोड़ के बन जाओगे बुद्ध। वो आसान काम नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत रहने दो, थोड़ा बहुत रहेगा ही। अभी महावीर और बुद्ध की श्रेणी में नहीं गए हो। काबू करने की बात मत सोचो। मन लगाओ पढ़ने में, मन लग गया पढ़ने में तो आईएएस बन जाओगे, सीधा सा मतलब है। तो बिना किसी डर के, भय के, प्रलोभन के अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सत्य निष्ठा है। सत्य के प्रति निष्ठा मतलब प्रतिबद्धता है। तो अगर पूछा जाए सत्यनिष्ठा क्या है, तो पहली बार में बोलोगे कि मन, वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। फिर और विस्तार देते हुए बोलोगे, बिना किसी डर के, भय के, प्रलोभन के अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, दृढ़ता के साथ पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। टू परफॉर्म योर ओन ड्यूटी विदाउट एनी फियर एंड ग्रीड इज नोन एज इंटीग्रिटी। कंसिस्टेंसी अमॉन्ग speech, action and thought is known as integrity. It's an important foundational values for civil services. ये लाइन लिख लोगे, क्या दिक्कत है? ध्यान देना। और इसमें हम ये भी देते हैं, हम कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते, कोई प्रलोभन नहीं रखते, पूर्वाग्रह इत्यादि की स्थिति नहीं होती है। विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन वी जस्ट फॉलो आवर ड्यूटी, दैट इज नोन एज, बिल्कुल सही, मन, वचन और कर्म में संगति सत्यनिष्ठा है। क्लियर है? इसको हम नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, हम सत्यनिष्ठा को निर्दोष चरित्र के रूप में देखते हैं। चरित्र एकदम साउंड कैरेक्टर, इसके रूप में देखते हैं। जो सत्यनिष्ठ आदमी होगा उसमें उसका चरित्र निर्दोष होगा। पूर्वाग्रह का मतलब आप पहले से दिमाग में किसी के प्रति भेदभाव पाले हुए हो। कई बार महिलाएं पुरुषों के बारे में, पुरुष महिलाओं के बारे में, या हम लोग किसी जाति विशेष के बारे में पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। प्री कंसीव नोशंस हो जाता है, सुपरस्टिशंस कुछ डेवलप कर लेंगे। ध्यान रखना, जैसे मान लो आप किसी एक जाति के प्रति, एक जाति का कोई आदमी आया और उसने आपको थोड़ा ठोकर लगा दिया, आपको कुछ कठिनाई पैदा कर दी। दूसरी बार उसी जाति का कोई व्यक्ति है, फिर से आपको चोट लग गई, आपने दिमाग में बैठा लिया इस जाति के सभी व्यक्ति चोट पहुंचाएंगे, पूर्वाग्रह आपने बना लिया, वो ठीक नहीं है। क्लियर है? आप अपना विचार बना लेते हो कि ये आदमी सब ठीक नहीं है। देखो ध्यान रखना, सीखा कि अब ऑनेस्टी और जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का ज्यादा बड़ा टर्म है। ऑनेस्टी सामान्यतः वित्तीय मामलों में शुचिता को कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घूस लेने की स्थिति में हो और घूस न ले, हम कहें बड़ा ईमानदार आदमी है। हम कभी किसी आदमी के लिए, किसी अधिकारी के लिए ईमानदार शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं बड़ा ईमानदार, बड़ा ऑनेस्ट अधिकारी है। कहने का मतलब उसकी ताकत है, घूस ले सकता है, उसकी ताकत है, कुछ उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, बट फिर भी ईमानदारी से काम करता है। तो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में जब हम प्योरिटी रखते हैं
तो वहां पे ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईमानदारी का एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, ध्यान रखना, उसकी तुलना में ये शब्द इंटीग्रिटी ज्यादा बड़ा शब्द है। इसके संदर्भ में ये दोनों में समरूपता भी है, मगर कुल मिलाकर इंटीग्रिटी में अन्य भी कई सारे पक्ष आ जाते हैं। मान लो आप आईएएस बने हुए हो, मान लो आईएएस बने हो, या आईपीएस हो, मान लो आप आईपीएस हो, तो जिस पद पे आप बैठे हो, इस पद के अनुसार कुछ आपको कर्तव्य हैं, कुछ मूल्य हैं, उनका दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हो और गलत काम नहीं कर रहे हो, तो हम कहेंगे इंटीग्रिटी है इस आईपीएस ऑफिसर में, बड़ा अच्छा अधिकारी है ये। क्लियर? तो और ये जब ऑनेस्टी की बात आती है तो यहाँ वित्तीय मामलों में शुचिता की बात ज्यादा प्रबल हो जाती है कि घूस आदि नहीं ले रहा हो तो हम कहते हैं, उस समय हम सत्यनिष्ठ नहीं बोलते हैं, भला ईमानदार अधिकारी है, बिना पैसे लिए मेरा काम कर दिया, तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? ईमानदारी। ईमानदारी का संदर्भ प्रधानतः वित्तीय मामलों में शुचिता से हो जाता है। और ध्यान देना, एक नोलन कमिटी रिपोर्ट बनी थी, नोलन कमिटी रिपोर्ट, नोलन कमिटी, इन्होंने 7 मूल्यों की बात की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 7 इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। उसमें से एक इंटीग्रिटी भी है, एक ऑनेस्टी भी है। तो दोनों को पूरी तरीके से एक नहीं कह सकते हो, ऐसा नहीं कहोगे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बिल्कुल एक ही है, या दोनों को पूरी तरह से अलग अलग भी बांट नहीं कर सकते हो। कुछ ओवरलैपिंग चीजें हैं, कुछ कॉमन भी चीजें हैं, मगर इंटीग्रिटी का दायरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका दायरा सत्यनिष्ठा का दायरा, ये ध्यान रखना आप। बिल्कुल मन वचन कर्म से संगति तथा डर भय लोभ से विसंगति, या उससे प्रभावित न होना ही सत्यनिष्ठा है। बिल्कुल सही, कुछ अपने तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, लंबा लंबा लाइन मत लिखा करो और दूसरे का नाम मत याद करो। अभी अपना नाम याद रखो कि मेरा है, मुझे ही बनना है। अपनी बात रखोगे तो 7 चीजों को आगे मिल जाएगा। इन चीजों को 7 को चर्चा करेंगे। सत्यनिष्ठा में और बातों को लिख लोगे। देखो, आप जिस पद पे हो, जिस स्थिति में हो, उसके अनुसार हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो हमें कभी भी गलत कार्यों से बचना चाहिए। आप जिस स्थिति में हो, जैसे मान लो अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, मान लो आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो, तो मेडिकल फील्ड में के भी कुछ स्वीकृत मूल्य होते हैं, स्वीकृत मूल्य, कि उस डॉक्टर्स को जो जिस प्रोफेशन में है उसके अनुसार कुछ मूल्यों को स्वीकार किया जाता है कि भाई उसे रोगियों को धोखा नहीं देना चाहिए, रोगियों को गलत दवा नहीं देनी चाहिए, रोगियों के साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए, रोगी का शोषण नहीं करना चाहिए। ये सब स्वीकृत मूल्य हैं। अगर आप व्यवसाय करते हो, कोई व्यवसाय मान लो दुकानदारी का काम कर रहे हो और 100 ग्राम के बांट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बांट ठीक होना है, ऐसा नहीं कि 90 ग्राम्स का हो। तो जो जिस व्यवसाय में हो, जो भी काम कर रहे हो, उसमें कुछ दिशा निर्देश होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। अगर उनको पालन करते हुए आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हो तो कहा जाएगा कि आप सत्यनिष्ठ आदमी हो, क्योंकि स्वीकृत मूल्यों को आपने एक्सेप्ट कर रखा है, उसको कार्य प्रणाली में लागू कर रखा है। हम उसको लेके चलेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे आप नोलन कमेटी रिपोर्ट से भी लिख सकते हो। नोलन कमेटी की रिपोर्ट का है, जब नोलन कमेटी रिपोर्ट को कोट करोगे तो एज इट इज 3 लाइन निकालोगे जो नोलन कमेटी रिपोर्ट में है। सब लोगों को एटलीस्ट नोलन कमेटी रिपोर्ट हमारे प्रिंटेड नोट्स में स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है। नोलन कमेटी रिपोर्ट, इस नोलन कमेटी रिपोर्ट को जरूर ध्यान रखना चाहिए। लगभग प्रत्येक वर्ष आप लिख रहे हो, 7 चीजें हैं, 7 में से किसी न किसी को यूपीएससी में हर एक साल लिखना ही लिखना है। सीधे पूछेगा तो सीधे लिखेंगे, नहीं पूछेगा तो घुमाकर लिखेंगे, मगर लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, औसत मिलता है, कैसे लिखते हो आप वो। तो नोलन कमेटी रिपोर्ट ये कहती है पद और स्थिति के अनुसार आपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में
कर्तव्यों को, दायित्वों को निभाने में ईमानदारी और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति वित्तीय मामलों में ऑब्लाइज हो जाएं और उनके हित में काम करना पड़े। यानी हमें अपने कर्म को दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ संपन्न करना चाहिए। ये सत्यनिष्ठा का संदर्भ हो जाता है। बिल्कुल, इतना बढ़िया बात लिख रहा है सुमित मौर्य कि अगर हम सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करें तो फिर आईएएस बन जाएंगे। सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करें। अच्छा, सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करने का मतलब क्या है? सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करने का मतलब मन लगा के पढ़ाई करो, उसी संबंधित बात करो, उसी संबंधित कर्म करो। तो अगर सत्यनिष्ठ होकर पढ़ाई करोगे तो आईएएस बन जाओगे। कई लोग दिन भर में 2 घंटा खान साहब की क्लास देखते हैं, केजीएस ज्वाइन किए हुए हैं, चारों तरफ बोल रखा है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। 2 घंटा कर्म करता है, पढ़ता है, बाहर निकलेगा तो हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करेगा, वचन कुछ और करेगा। और बैठ के काम करना होगा ना कहीं पे, तो काम कोई और चीज ही कर रहा है। तो कर्म किसी और दिशा, ये मन किसी और दिशा में लगा हुआ है। जब अकेले बैठेगा तो मन में नाना प्रकार के विचार उमड़ रहे हैं और रील देखने का मन करने लगता है। रील देखते हैं, रील ही देखने का मन करे तो रील देखते रहो। फिर आईएएस वाला मगर ख्वाब हटा दो। जितने लोग रील देखने वाले सतर्क रहो, कठिनाई पैदा कर लोगे। तो मन, वचन और कर्म से काम करो। दिन भर अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा बात भी इसी मुद्दे पे कर रहे हो, सत्यनिष्ठा क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा सवाल आया है, वो बातें आपस में हो रही है। और अकेले बैठे हो तो मन में वही मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है कि सत्यनिष्ठा पे ये सवाल बनेगा तो ऐसे लिखेंगे। तीनों का तालमेल कर लो तो बन जाओगे ये मन, वचन और कर्म। सवाल कई बार आ चुके हैं ना, क्लियर? तो ये अगर पूछा जाए सत्यनिष्ठा क्या है, पहला लाइन बताओगे, सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है, एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इट इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन। मन, वचन और कर्म में संगति ही सत्यनिष्ठा है। फिर बता दोगे, बिना किसी भय के, प्रलोभन के, दबाव के अपने निर्धारित कर्तव्यों का, स्वीकृत मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। हमें अपने ईमान पद को और स्थिति का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए, यही सत्यनिष्ठा है। फिर एग्जाम्पल देकर बता दोगे, जैसे इसमें कर लोगे। सत्यनिष्ठा के कई प्रकार हैं, जैसे बौद्धिक सत्यनिष्ठा, नोट कर लोगे। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, कभी सवाल बन सकता है। हमने 4-5 लाइन 6 लाइन सत्यनिष्ठा के बारे में देख लिया। फिर बौद्धिक सत्यनिष्ठा देख रहे हैं, नोट कर लोगे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं, देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन स्पीच एंड एक्शन। करे कुछ कहे कुछ, तो हम कहेंगे ये आदमी, इसमें इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है। कई लोग जो कह देते हैं उसी के अनुसार करते भी है। तो कथनी और करनी में एकरूपता हो तो हम कहेंगे बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। स्वीकृत मूल्यों के अनुसार कार्य करना, एक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड वैल्यूज, एक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड वैल्यूज। कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो दया की बात करेंगे, करुणा की बात करेंगे, पूरा आके 1 घंटे का लेक्चर दे देंगे, परंतु उसके अनुसार काम नहीं करेंगे। दूसरों को शिक्षा देंगे, दया करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कितने अच्छे आदमी, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, परंतु अपने खुद ही नहीं करते हो। हम कहेंगे जिस मूल्यों को ये मान रहे हैं उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है। आपने जिन मूल्यों को स्वीकार कर रखा हो और उन मूल्यों के अनुसार यदि आप काम कर रहे हो तो कहा जाएगा कि आपके भीतर सत्यनिष्ठा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सत्यनिष्ठा की बात ये हो जाती है। देखो, बौद्धिक सत्यनिष्ठा में ये भी है कि आप अपने लिए एक मानक बनाओ और दूसरे के लिए अलग मानक बनाओ, अलग अलग क्राइटेरिया बनाओ। हम कहें इसमें सत्यनिष्ठा नहीं है।
कई बार घर परिवार में देखते हो, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बड़ा कोई होगा, अगर वो रास्ते में जा रहा है, उसको ठोकर लग गई घर में, तो पूरे घर में हंगामा मचा देगा। कहेगा किसने इसको रास्ते पे रखा, इस सामान को, मेरे पैर से ठोकर लग गई। तो अपने लिए तो है कि ये गलत बात है, उसको ठोकर लगी तो गलत बात, इसको यहां नहीं रखना चाहिए। और दूसरे को ठोकर लग गई तो कहेगा देखकर चलते क्यों नहीं हो। अपने लिए तो एक बात क्राइटेरिया, दूसरों के लिए अलग क्राइटेरिया। हम कहेंगे इसके अंदर बौद्धिक सत्यनिष्ठा नहीं है, इट लैक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, और ऐसी दिखती हैं चीजें। आपके साथ कठिनाई है तो आपका आर्गुमेंट अलग है, और वही कठिनाई दूसरे के साथ हो तो तर्क बदल जाता है। इसका मतलब इनके भीतर इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी नहीं है। तो जो आप अपने लिए लागू होता है वो दूसरों के साथ भी लागू होना चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसी चीजें होती हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल ध्यान रखना। रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं। तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा में ये भी है कि आप सही तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, गलत जानकारी के आधार पर निर्णय न लें। जो आप बताएं उसके पीछे आधार हो, तो फिर कहा जाएगा कि इस आदमी के भीतर सत्यनिष्ठा है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की बात आती है। ठीक है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, तो जिस व्यवसाय में हो, जैसे आप मीडिया कर्मी हो, तो मीडिया के लिए भी कुछ गाइडलाइन है, कुछ उनके स्वीकृत मूल्य हैं, एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं। अगर कोई मीडिया कर्मी जो उसके गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, स्वीकृत मूल्य, उनके अनुसार कार्य करता है, तो हम कहेंगे इस आदमी में सत्यनिष्ठा है। ध्यान देना, कोई व्यवसायी अगर अपने व्यवसाय के मूल्यों के अनुसार पैसा अर्जित करता है, ठीक है, वो बात। पैसा अर्जित करना गलत काम नहीं है, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मगर पैसा कमाने के लिए अगर आप जिस व्यवसाय में हो उसके स्वीकृत मूल्यों, मानकों, दिशा निर्देशों को आप प्रहार कर रहे हो, तो कहा जाएगा इस आदमी में सत्यनिष्ठा नहीं है। गलत तरीके से भ्रमित करके लड़कों के जीवन से खेल कर पैसा कमा रहे हैं। बहुतों की दशा यह है, बाद में भ्रम टूटेगा। अभी तो रील देख देख कर मान लेता है ना कि फलाने जी बॉन्ड है, और 2-2 मिनट का एक मिनट का रील देखता है, और फिर 2.5 लाख की कोचिंग में पहुंच जाता है। 2.5 लाख की कोचिंग के बाद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसका भ्रम टूटता है कि जो रील देखते थे फलाने जी का, वो रील ही तक सीमित है, और रील में अलग दिखते हैं और जगहों पे अलग दिखते हैं, वो ध्यान रखना। तो रील तो भले प्लांट में बना लिया जाता है। 2.5 लाख की कोचिंग है, कई लोग जाते हैं भले शौक से, 2.5 लाख लेकर जाएगा कि मेरा IAS बनना पक्का हो जाएगा। स्थितियां बिगड़ जाती हैं बाद कालांतर में। तो मन, वचन और कर्म से काम करो, बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? अब देखोगे एक जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का एक्सीलेंट एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल याद रखो। जैसे एग्जाम्पल में आपने पीछे सत्यम कंप्यूटर घोटाला की बात थी। एक ऐसा घोटाला था जो खूब चर्चित रहा, और सत्यम कंप्यूटर घोटाले में IAS में सवाल पूछ लिया। एक बार IAS में सवाल आ गया, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, इतना इंपॉर्टेंट ये घोटाला था। वो अपने व्यवसाय में बहुत तेज आदमी, व्यवसाय में बहुत तेज, रामलिंगम राजू, वो कंपनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी, परंतु इन्होंने गलत तरीका अपनाया, भ्रष्ट साधनों का उपयोग किया। अब जो कंपनी के लिए दिशा निर्देश थे उनका पालन नहीं किया, सत्यनिष्ठा के विपरीत आचरण किया। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक हित को क्षति पहुंची, बड़े पैमाने पे लोगों को आर्थिक चोट पहुंची। व्यक्ति कई वर्षों तक खुद भी जेल के अंदर रहा। बाद में बहुत सारे रूल रेगुलेशंस और बनाए गए, सेबी को और सशक्त किया गया कि कंपनियां गलत काम ना कर सके। तो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के उल्लंघन का एक स्पष्ट उदाहरण जो सत्यम कंप्यूटर घोटाला था, उसको कोट कर सकते हो 3 से 4 लाइन में, केस स्टडी बना के लिख सकते हो। ध्यान देना। तो कुल मिलाकर यह है
कि सत्यनिष्ठा में हम भाई भतीजावाद से दूर रखते हैं, वित्तीय मामलों में बड़ा प्यूरिफाई एक्टिविटी करते हैं, किसी को भी गलत लाभ देने से बचते हैं, ऐसा नहीं डिजर्व नहीं करता हम उसको लाभ दे दें, ये चीज़ों को यहाँ पर पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो स्वीकृत मूल्य और मानक हैं उन्हीं के अनुसार काम करेंगे, तो कहा जाएगा सत्यनिष्ठा है। ठीक है। और किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाना हो तो ज्ञान जरूरी है, जानकारी जरूरी है, योग्यता जरूरी है, परंतु साथ के साथ मूल्यों का होना भी जरूरी है, तभी जाके वो व्यवसाय दीर्घकाल तक ऊंचाइयों को टच करेगा। अब देखो टाटा को, देखो टाटा अपने व्यवसाय में कितनी चीजें सटीक रखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखो टीसीएस का, एक रिसेंट एग्जाम्पल टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, इसमें देखो सत्यनिष्ठा का उल्लंघन हुआ। टीसीएस में एकदम रिसेंट केस है, अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले पेपर में था। इस केस को स्टडी, अपने केस स्टडी को कर लो। देखो केस स्टडी बाद में करेंगे राहुल, अभी पहले कंटेंट को पढ़ लो, बाद में केस स्टडी खूब प्रश्नों को चर्चा करेंगे हम लोग। अभी रिसेंट में टीसीएस का एग्जाम्पल देख लो। टीसीएस में अभी कुछ बहाली हो रही थी, और बहाली के लिए जिन एजेंसियों को टीसीएस ने हायर कर रखा था, खबर आई विसल ब्लोअर के थ्रू कि इसमें पैसा लेकर टीसीएस कंपनी, जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया के, टाटा अपनी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है ये कंपनी, उस कंपनी के भीतर रिपोर्ट आ गई कि बहाली करते वक्त पैसा लिया जाए, नौकरी देते वक्त पैसा लेकर एक ग्रुप एक्टिव है। तो जो टाटा सन्स के हेड हैं, उन्होंने जब मीटिंग बुलाई तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि हो सकता है टीसीएस के उसमें पुराने कर्मचारी भी इन्वॉल्व थे, कुछ टीसीएस के वरिष्ठ जो अधिकारी थे, टीसीएस के वरिष्ठ कर्मचारी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप चाहे जितना अच्छा वित्तीय प्रदर्शन कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं है तो आपका वित्तीय प्रदर्शन मायने नहीं रखता है। वहां पे उन लोगों ने एक्शन लिया, टाटा सन्स के जो हेड हैं उन्होंने एक्शन लिया, कई कर्मचारियों को, वरिष्ठ टाइप के लोगों को वहां से हटाया गया है। जो एजेंसियां बहाली में लगी हुई थी उनको डिसकंटिन्यू किया गया है। और जैसे ही ये खबर आई टीसीएस में, विप्रो ने भी अपने भीतर जांच बैठा दी कि कौन कौन से बहाली हमारे पास गलत हो रही है, या उन्होंने सतर्कता अभियान चला दिया कि हमें सतर्क रहना, कोई गलत अधिकारी की गलत बहाली ना हो जाए पैसा लेकर। तो ये सत्यनिष्ठा को बरकरार रखने का प्रयास है। इस पे हो सकता है कोई नया सवाल आईएएस में बन जाए, क्योंकि टाटा कंपनी के लिए भी एक बड़ी ही ये एक गलत बात थी कि वहां से सूचना आ रही है कि कुछ लोगों की बहाली पैसा लेकर किया जा रहा है। तो ऐसे समय में जो उनका स्टेटमेंट था टाटा सन्स के हेड का कि वित्तीय प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण है, ये उनका स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट को एज इट इज कोट कर दो। अधिकारी अगर नैतिक रूप से ठीक है, सत्यनिष्ठ है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपनी में, बजाय कि किसी का वित्तीय प्रदर्शन ठीक हो और उसके अंदर सत्यनिष्ठा नहीं हो, तो कभी भी कंपनी के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। और ये उनका स्टेटमेंट आया। आप स्टेटमेंट को एज इट इज कोट करोगे, टाटा का जो ओवरऑल जो टाटा के बारे में परसेप्शन है, माना जाता है कंपनी अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के लिए जो कहती है वो करती है, इसके लिए जानी जाती है कंपनी। कई कंपनियों पर उतना विश्वास नहीं होता जितना टाटा पे होता है। तो इसको कोट कर सकते हो, ध्यान रखना आप। इज इट क्लियर? टीसीएस से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये पढ़ लेना है। और पेपर में आया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, पेपर पढ़ते वक्त फालतू का न्यूज मत पढ़ो ना, पेपर पढ़ते वक्त इन चीजों को पढ़ो। जब उन्होंने ऐसी बातें कही टाटा के बारे में, जब खबर आई, इसको केस स्टडीज बना के लिख सकते हो। और आईएएस का जाके सवाल तो देखो,
वहां जब केस स्टडीज के सवाल बन रहे तो इसी टाइप के सवाल बन रहे हैं ना, ध्यान देना। हजारों इसमें लाखों कर्मचारी है ना टाटा के, ये टीसीएस के भीतर, और उसमें ये चीजें हो रही थी, तो इन्होंने अब तुरंत उसको सुधारा है। टीसीएस के हेड अभी दूसरे लोग हैं, शायद चंद्रशेखर करके हैं, एन चंद्रशेखर शायद, अब कंफर्म करोगे। मैंने जो केस था उस मामले को बता दिया। और मान लो इसी पे केस स्टडी बन जाए कि मान लो आप एक किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप किसी कंपनी के हेड हैं, आपको कंपनी में आ रही है कि आपकी कंपनी के भी, आपकी कंपनी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, मान लो एक ऐसा केस स्टडी बन जाए, आपकी कंपनी बहुत प्रतिष्ठित है, लोग आपके कंपनी को बड़े आदर और सम्मान के साथ देखते हैं, और कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, खूब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका एक सीनियर अधिकारी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, मतलब उसका पैसा कमाने के मामले में वो बेजोड़ है, और इसी अधिकारी के बारे में सूचना आ गई कि गलत कमा तो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट गलत बहाली भी कर रहे हैं, आप इन पे पूर्ण विश्वास करते हैं और ये गलत बहाली करते हैं, जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है फाइनेंशियल, क्या करोगे? उस समय टीसीएस की इस एग्जाम्पल को हम कोट कर सकते हैं, और कोट कर दोगे तो बोर्ड तो खुश हो जाएगा। टीसीएस के बारे में कुछ हो रहा हो और अच्छे ऊपर के स्तर के लोगों को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता है, सब लोग उसको ध्यान रखते हैं। बहाली मतलब नियुक्ति, अब जिसको बहाली नहीं पता हो, एन चंद्रशेखर ठीक है, क्लियर, पढ़ते रहो, पेपर पढ़ते रहोगे तो बहुत चीज क्लियर होगा। सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ओके करेक्ट, जानकारी है, तुम भी सीईओ बन जाना, क्लियर है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये सत्यनिष्ठा है, इसमें सत्यनिष्ठा के बहुत सारे आयाम हैं, व्यवहारिक सत्यनिष्ठा है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, ये सारी बातें इसके भीतर आ जाएंगी, क्लियर है। ये पूछ रहा है आचार संहिता क्या है, लिख लो आचार संहिता क्या है, आचार संहिता लिख लो, टॉपिक नंबर 7 में डिटेल में पढ़ना है, लिख लो। अभी आगे में पढ़ना है ना, नैतिक संहिता आचार संहिता दोनों पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स दोनों पढ़ना है हम लोगों को। अभी अभी मत पढ़ो उसको, उसको हम लोग पढ़ लेंगे ना। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 3 में है, टॉपिक नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए जब 6 में जाएंगे तो हमें कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना है, क्लियर है। अब सीईओ का फुल फॉर्म बता दोगे तो मैं खुश तो नहीं हो जाऊंगा कि आपका पीटी की तैयारी बहुत अच्छी है, 20 लोग सीईओ का फुल फॉर्म बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, मैंने बोल दिया सीईओ, पता है ज्ञानी लोग हैं, पढ़ा दो मैं कुछ उसमें ज्ञानी है, तो लिखने से अंतर नहीं पड़ता है। चीफ एग्जीक्यूटिव, मुझे फुल फॉर्म पता है, फुल फॉर्म पता होना कौन सी बड़ी बात है, वो कहाँ लिखोगे आईएएस में, सीईओ लिख दोगे बहुत है, सामने वाले को पता चल जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लियर है। देखो 2018 में सवाल पूछा, 18 में सवाल देखो तो स्पष्ट होगा। स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। तो बेसिक वैल्यूज पूछ रहा है, और कितने वैल्यूज? 3। स्टेट द 3, तो 3 में से एक लिख देना सत्यनिष्ठा। पूछा है इसका इंपॉर्टेंस बताओ, तो सत्यनिष्ठा होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदारी आएगी, कर्तव्य परायणता की स्थिति बढ़ेगी, भाई भतीजावाद नहीं होगा। तो पूछा सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रवृत्ति के 3 आधारिक मूल्य, 3 आधारिक मूल्य पूछा, 3 बेसिक वैल्यूज, तो यही तो आधारिक मूल्य है। ये देखो 3 आधारिक मूल्य पूछा, यहां पे क्या पूछ रहा है? बुनियादी मूल्य, इसी को हम आधारिक मूल्य बोलेंगे, आधारिक मूल्य इसी को बोल लेंगे, बुनियादी या आधारिक जिसके ऊपर टिका हुआ है। तो 3 में से एक उठा लोगे सत्यनिष्ठा, 18 का सवाल है, लिख लोगे,
देखो यहाँ पढ़ लो और प्रिंटेड नोट्स में दिया हूं, उसको देख के थोड़ी थोड़ी नोटिंग कर लो। यहाँ रफ टाइप से नोटिंग करते रहो, कुछ कुछ नोटिंग यहाँ पे भी कर लो, फिर उसको आज ही कंप्लीट करो। जैसे सत्यनिष्ठा मैंने पढ़ाया, तो 2 दिन के बाद सत्यनिष्ठा नहीं पढ़नी है प्रिंटेड नोट्स, आज ही पढ़ लो, पढ़ के निपटारा करके खत्म कर लो शाम तक। ये कोई टफ टास्क नहीं है। पूछा 18 में पूछ रहा है, ये देखो 18 में पूछ रहा है। 3 आधारिक मूल्य बताइए, 3 में से एक बता दोगे सत्यनिष्ठा हो गई, और उनके महत्व, तो सत्यनिष्ठा का महत्व, फिर आगे पढ़ेंगे उसका महत्व, फिर तीसरा पढ़ेंगे तीसरे का महत्व। ठीक है, क्लियर। आगे बोलते हैं। दूसरा सत्यनिष्ठा के बाद है, शब्द को देखो आप, नोट करोगे, सत्यनिष्ठा के बाद नोट करोगे। हम लोग इंटीग्रिटी को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठता को, ये जो शब्द है इंटीग्रिटी। इसके बाद हम लोग इसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी को, और उसके बाद इन दोनों शब्दों को देखेंगे। ध्यान देना, पहले हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी। अंग्रेजी में लिखोगे ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, और हिंदी अनुवाद कर लो वस्तुनिष्ठता। अच्छी बात है, समझ में आ जाए, आईएएस भी आ जाए, ठीक है, क्लियर, ओके। मैंने दे दिया है, इंग्लिश का भी नोट चला गया है आपके पास, ध्यान देना, मैंने इंग्लिश का भी नोट्स दे दिया है। पहले आप यहाँ पे पढ़ो, अनुशासनहीनता आगे मिल जाएगा। ये कोई अपने भी दिमाग लगाओगे तो लिख लोगे। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो कब क्या करेगा, मुश्किल काम है। और शासन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। वस्तुनिष्ठता, इस शब्द को देखने का प्रयास करते हैं। इस पे स्टार दे लो, ज्यादा दिन दूर नहीं है, सितंबर के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कहीं वस्तुनिष्ठता शब्द जो है आईएएस के पेपर 4 में, इथिक्स वाले में कहीं छपा है कि नहीं छपा है, देखेंगे। वस्तुनिष्ठता, सितंबर के एंड में पेपर शुरू है, पेपर खत्म हो जाएगा 6 दिन में, तो पेपर खत्म हो रहा है। 25-26 को शायद ऑप्शनल है, तो 22-23 के आसपास में होगा। ये टर्म बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, हो सकता है इस पे सवाल दिख जाए। किस पे? वस्तुनिष्ठता पे। अंग्रेजी में लिखोगे यही, हिंदी में वहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, ऑब्जेक्टिविटी का अनुवाद किया है निष्पक्षता, इसका अनुवाद किया गया है निष्पक्षता। आप ये अनुवाद को लो ही मत, आप ये अनुवाद ले लो वस्तुनिष्ठता, बेहतरीन अनुवाद। उसको लोगे कठिनाई पैदा कर लोगे, ठीक है। पूछ रहा है बिंदु कुमारी, करोल बाग का मतलब क्या था? करोल बाग भारत की राजधानी नई दिल्ली का एक छोटा सा जगह है, करोल बाग, जहां आईएएस अंग्रेजी मीडियम वाले खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। इंग्लिश वालों का हब है वो, ठीक है। पूछते करोल बाग का अर्थ क्या होता है? कितना इनोसेंट है, बचपना है, अभी आईएएस की तैयारी भी हो रही है। हाँ जी ने इतना सरल बना दिया है। देखो एक ने राजेंद्र नगर समझा रहा है कि देखो राजेंद्र नगर है, उसी के बगल में करोल बाग है, वहीं पे लोग रह के तैयारी करते हैं, 2.5 लाख देकर करते हैं। तो कितने लोग लिख रहे हैं, बड़े जानकार लोग हैं। हिंदी मीडियम वाले मुखर्जी नगर में ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल सब जानकारी है। 2.5 लाख वाले वहां पे भी हैं, अभी आ जाएगा। पहले दुर्गेश, पहले शब्द का मीनिंग समझो ना, कि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, फिर निष्पक्षता अलग से देख लेंगे, इम्पार्शियलिटी। भले कुछ इसमें भले सीधे टाइप के बच्चे हैं, जिनको देश दुनिया का कोई पता ही नहीं है कि करोल बाग क्या है, नई दिल्ली क्या है, पाटलिपुत्र किसे कहते हैं, पटना है कि पाटलिपुत्र है, RARA है कि ARRAH है।
तो वो बाद में पता चल जाएगा। तब तक बुद्धि पीटी देते देते ना सब जानकारी हो जाती है। तो जो लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं वो अभी पीटी उन्होंने दिया नहीं है, पीटी का फॉर्म नहीं भरा है। पीटी का फॉर्म भरोगे ना बहुत जानकारी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। अभी ज्यादा इतना कड़ा सवाल मुझसे मत पूछा करो कि करोल बाग क्या है। इतना कठिन सवाल पूछोगे तो बड़ी कठिनाई हो जाती है उत्तर देने में। फिर आईएएस में ऐसे सब सवाल कभी बनेंगे नहीं। ठीक है, तो अद्भुत टाइप के सवाल आ जाते हैं। फिर देखने के बाद थोड़ा मेरा भी मनोरंजन हो जाता है इन सवालों को पढ़। इतना कठिन सवाल बताने में भी प्रॉब्लम होता है, इसका उत्तर मैं क्या बताऊं, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। शब्द को देखो, हम लोगों ने सतनिष्ठा में सतनिष्ठा क्या है देख लिया, कुछ विशेषता देख लिया, एक दो चार्ट देख लिया, कुछ प्रकार देख लिया, बौद्धिक सतनिष्ठा और व्यवसायिक सतनिष्ठा। फिर इसकी थोड़ी सी हम लोग महत्व देख लिया कि भाई सतनिष्ठा होगी तो क्या होगा, कर्तव्यों का ठीक से पालन होगा, भाई भतीजावाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा, ये सब इसके फायदे हैं। क्लियर है? ठीक है, वस्तुनिष्ठता देखो। देखो, प्रशासनिक क्रियाकलापों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जैसे ये सवाल पूछा मान लो कि जब इन्होंने पूछा सार्वत्रिक प्रवृत्ति के 3 आधारिक मूल्यों का कथन कीजिए जो सार्वत्रिक मूल्य में सभी जगहों पे माने जाते हो, तो 3 में से एक सत्यनिष्ठा बता दो, एक दूसरा वस्तुनिष्ठा बता दो कि वस्तुनिष्ठा भी है, और इसका महत्व बता दो क्या महत्व होगा। सिविल सेवा के संदर्भ में, सिविल सेवा लोक सेवा है, तो लोक सेवा के 3 आधारित मूल्य अपने सिलेबस में दिया हुआ है। एक आपने सत्यनिष्ठा देख ली। सत्यनिष्ठा का देखो अनुसरण करने में इन्होंने सवाल एक ठीक पूछा कि हम सत्यनिष्ठा का अनुसरण करने में कठिनाई क्या है। ध्यान देना, बहुत सारा आज के डेट में प्रशासन पे राजनीतिक दलों और नेताओं का दबाव है, उस दबाव में काम करना पड़ता है। तो दबाव के चलते कई बार वो अपने कर्तव्य से विमुख भी हो जाता है। इस संसार का दबाव है, जो आज के समय में जो प्रवृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि इस पद पे बैठे कुछ कमा ले। और आज दुनिया भी है ना, आदमी को जिंदा नहीं रहने देगी। मान लो कोई दरोगा साहब हैं, और दरोगा साहब अगर अपना घर नहीं बना पाए तो दुनिया उनको दरोगा को जिंदा नहीं रहने देगी। कहेगी 5-10 साल से दरोगा है, अपना घर तक नहीं बना पाए। अच्छा, दरोगा साहब अपनी पैसे से जो उनको पेमेंट मिलता है वो घर बना लेंगे क्या? बिल्कुल कठिनाई है। जब तक कुछ इधर उधर से हाथ पांव ना मारे, क्या वो घर बना लेंगे क्या? जमीन का एक टुकड़ा ले पाएंगे क्या? सरकारी जो वेतन मिलता है, बहुत कठिनाई है। और समाज अगर 10 साल से दरोगा है, घर नहीं बना पाया, ठीक आदमी नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, बेवकूफ आदमी है। तो समाज ही एक्सेप्ट कर रहा है ना कि दरोगा है, तो इनका घर तो पक्का अच्छा सा बनना चाहिए, थोड़ा बिल्डिंग टाइप से बननी चाहिए, थोड़ा इनके पास 1-2 रिजॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि डीएसपी हैं, दरोगा हैं। आसपास के लोग ही बोलना शुरू कर देते हैं, और दरोगा साहब ने घर बना लिया, अरे ये दरोगा साहब अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है। समाज में भ्रष्टाचार स्वीकृत हो गया है ना, तो सत्यनिष्ठा को पालन करने में कठिनाई है। सबसे बड़ा कठिनाई क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप। उसके ऊपर इतना ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप है, दबाव है, कि कई बार लक्ष्य से जो उसके कर्तव्य है से उससे अलग हट जाता है। दूसरा, जो सामाजिक जो परिवेश है वो भी बाध्य करने लगता है कई बार। तो 2-3 कारणों को दे दो कि ये कठिनाई है सत्यनिष्ठा का सदैव पालन करने में। सवाल पूछे तो मैंने उसको उत्तर बता दिया। ध्यान देना, माफिया अब नहीं, अब अलग टाइप के माफिया हो गए हैं। ध्यान देना, माफिया का स्वरूप बदल रहा है। अब जैसे पहले क्राइम होता था, तो क्राइम पहले अलग होता था कि पॉकेट से किसी ने पैसा चुरा लिया, किसी ने चोरी हो गई, किसी के घर में डकैती हो गई। अब इसकी जरूरत ही नहीं है। आप रहो अपने घर में, सामने वाला है जंगल में, जंगल से ही आपके पैसे को उड़ा देगा। साइबर क्राइम। आप देख रहे हो कि मैंने बैंक में पैसा इतना जमा करके आए हैं,
और कोई वहां जामताड़ा के जंगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके पैसे को खींच लेगा। आपके पॉकेट से पैसा चुराने की थोड़ी जरूरत है। घर पे जाके आपके चोरी करने की जरूरत नहीं है। बदल गया सब माहौल, माफियागिरी अलग लेवल पे चली गई है। ये ध्यान रखना आप। तो चीजें बदल गई हैं। अभी शब्द हम लोगों ने देखा, ये देखना, जो एक सवाल आया उस सवाल का उत्तर जरूरी था कि सत्यनिष्ठा का पालन करने में कठिनाई क्या है। देखो, एक साइड में लिख लो, एक साइड में लिख लो आत्मनिष्ठता, और दूसरे साइड में लिखो वस्तुनिष्ठता। देखो, वस्तुनिष्ठता को समझने के लिए हमें सब्जेक्टिविटी शब्द को समझना पड़ेगा। सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी ठीक से समझ में आएगा तो ऑब्जेक्टिविटी को भी समझने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिविटी, तो पहले हम लोग दोनों के अंतर को समझ लेते हैं। देखो, जब कोई चीज हमारे ऊपर निर्भर हो तो हम उसको आत्मनिष्ठा कहते हैं। हमारे ऊपर निर्भर, हमारे ऊपर, डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, हमारे ऊपर निर्भर। और जो चीज हमारे ऊपर निर्भर नहीं हो, हमसे बाहर जिसकी निर्भरता हो, हमसे बाहर, हमारे ऊपर निर्भर नहीं, बाह्य निर्भरता, बाह्य, बाह्य मतलब एक्सटर्नल टू अस, बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी। देखो, जब कुछ चीज हमारे ऊपर निर्भर हो तो हम कहते हैं आत्मनिष्ठता, और जब कोई चीज हमसे बाहर निर्भर हो तो कहेंगे वस्तुनिष्ठता। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिविटी। हमारे ऊपर निर्भर आत्मनिष्ठा। जब चीज हमारे ऊपर निर्भर होगी तो मनमानापन संभव होगा। मनमानापन, इफ समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ, then it is called subjectivity. If something is not dependent on ourselves, it has its own external ground, तो इसको हम बाह्य बोलेंगे। तो एग्जाम्पल मिल जाएगा, पहले आराम से लिखते रहो, मिल जाएगा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल तुरंत सोचता है कि अभी तुरंत घूंटी पी ले, मिल जाएगा। संयम पूर्वक देखो, एक आराम से एग्जाम्पल बता देंगे, 2-3 बता देंगे। जो चीज हमारे ऊपर निर्भर हो आत्मनिष्ठा, हमसे बाहर निर्भरता हो वस्तुनिष्ठा। ध्यान देना, जहां आत्मनिष्ठा होगी वहां मनमानापन होगा, यहां मनमानापन नहीं होगा। मनमानापन, एकदम मनमानी नहीं चलेगी, मनमानापन नहीं होगा। यहां पे विविधता होगी, विविधता, डाइवर्सिटी होगी। यहां पे एक रूपता होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। नोट कर लोगे, यहां पे जहां आत्मनिष्ठा होगी वहां विविधता होगी, जहां वस्तुनिष्ठता होगी वहां एक रूपता होगी। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होगी। मैं पढ़ के बता रहा हूं, संदर्भ को ध्यान देना। जहां आत्मनिष्ठा होगी वहां हमारे ऊपर निर्भरता होगी, जहां आत्मनिष्ठा होगी वहां मनमानापन होगा, जहां आत्मनिष्ठा होगी सब्जेक्टिविटी होगी, विविधता होगी। जहां वस्तुनिष्ठता होगी वो हमसे बाहर निर्भर रहेगा, बाहरी निर्भरता, मनमानापन नहीं होगा, एकरूपता होगी। ध्यान देना, जहां आत्मनिष्ठता होगी वहां जवाबदेहिता नहीं होगी। जवाबदेहिता, नोट कर लोगे, जवाबदेहिता का निर्धारण कठिन, जवाबदेहिता का निर्धारण कठिन। कुछ चीजों को रफ लिखते रहना। जहां सब्जेक्टिविटी होगी, डिफिकल्ट टू डिसाइड अकाउंटेबिलिटी, यहां पे लिख लोगे जवाबदेहिता का निर्धारण करना आसान, इजी टू डिसाइड अकाउंटेबिलिटी। नोट कर लो, क्लियर? वस्तुनिष्ठता सभी के लिए समान होगी, बिल्कुल सही। आत्मनिष्ठता होगी तो विविधता होगी। जहां आत्मनिष्ठता होगी वहां भ्रष्टाचार की संभावना होगी। नोट कर लो, भ्रष्टाचार, पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की संभावना होगी। और यहां पर जहां एक वस्तुनिष्ठता होगी भ्रष्टाचार पर लगाम होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम होगा। ये इजी टू कंट्रोल करप्शन, जहां वस्तुनिष्ठता होगी वहां पारदर्शिता होगी।
नोट करोगे, यहां पे लिख लोगे पारदर्शिता की कमी होगी, यहां पे लिख लोगे पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर। अब इसको उदाहरण से समझाएंगे तो ये सारे शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे पीटी और मेंस का एग्जाम्पल देखो, पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का एग्जाम्पल देखो, बहुत हद तक समझ में आ जाएगी। मैं पूछूं, इंटरव्यू में आपको जो नंबर दिए जाते हैं, 275 नंबर का आईएएस में इंटरव्यू है, 275 मार्क्स का है। तो इंटरव्यू में जो नंबर आपको मिलते हैं उसकी पद्धति आत्मनिष्ठ पद्धति है कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ पद्धति है? आत्मनिष्ठ है। जो वहां 5 लोग बैठे हैं ना, उनके ऊपर निर्भर करता है, और जब उनके ऊपर निर्भर करता है तो मनमानापन हो सकता है। मनमानापन हो सकता है कोई कभी आपको बोर्ड 100 नंबर दे दे, दूसरा वाला 150 दे दे, तीसरा बोर्ड आपको 175 दे दे। अगर आपका इंटरव्यू एक ही दिन 5 बोर्ड में करा दिया जाए ना, ऐसा नहीं होता है। अगर यूपीएससी में 5-7 बोर्ड बैठती है और एक ही लड़के का इंटरव्यू हम कहें, एक बोर्ड में जाओ, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, तो सब जगह अलग अलग टाइप का नंबर मिल जाएगा और डिसाइड करना मुश्किल होगा कि इसको नंबर कैसे मिला हुआ है। यहां पे भ्रष्टाचार हो सकता है, करप्शन, तालमेल हो गया अगर ना, बाई चांस, होता नहीं है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाए, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है ना। सब्जेक्टिविटी है कि आपने उनको ऊपर छोड़ दिया। पीटी में ऑब्जेक्टिविटी है। अगर आपने 90 सवाल सही किए तो मैं भी चेक करूंगा तो 90 नंबर दूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति चेक करेगा वो भी 90 ही देगा। और प्रोफेसर साहब जो 30 साल पुराने प्रोफेसर हो, 40 साल से पढ़ा रहे हो, वो भी चेक करेंगे तो 90 नंबर ही देंगे। एकरूपता की स्थिति है, मनमानापन संभव नहीं है। और मन से नहीं कर रहे ना। भारत कब आजाद हुआ तो ये आपके मन के ऊपर निर्भर नहीं है कि आपको कि नहीं भाई 47 में नहीं 45 में आजाद हुआ, आपके ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। मानना पड़ेगा, आपके ऊपर निर्भर नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग जाएगा। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों में भी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए ताकि प्रशासन में मनमानापन न हो पाए, प्रशासनिक क्रियाकलापों में एकरूपता रहे, पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। ध्यान देना। तो ठीक है, 1857 में क्रांति हुई थी, अच्छी बात है। इधर में देखो, आप इधर फोकस करो, उधर में बात करना बंद करो। मैं जब देखता हूं या तो फिर आपकी बात ही बंद कर दूंगा मैं। देखो, आत्मनिष्ठता जहां पे होती है वहां हमारे ऊपर निर्भरता की बात होगी, मनमानापन हो सकता है, विविधता होगी, जवाबदेहिता नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, भ्रष्टाचार हो सकता है। आप देखो ना, अभी जो प्रोफेसर लोगों की बहाली है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की बहाली होती है ना, लेक्चरर्स की बहाली, एक तो नेट पास करना जरूरी है, नेट पास कर लो। उसमें भी कई सारी चीजें हैं कि इस समय पीएचडी की हो, एमए की हो, तो वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, बहाली होती है तो बहाली में कई बाहर के लोग आते हैं चुनने के लिए कि हमें 10 लेक्चरर्स चाहिए कॉलेजेस में, तो उनके लिए आते हैं बाहर से एक्सपर्ट। कौन सी पद्धति है? पूरी तरीके से ये पद्धति आत्मनिष्ठ है। जो बैठते हैं 4 एक्सपर्ट्स, उनके ऊपर निर्भर करता है किसको चुन लें। अर्थात जिनके साथ उनका गठबंधन होगा उसको चुनने में क्या दिक्कत है? मनमानापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और खूब होता है मनमानापन, ये बिल्कुल फैक्ट है। हो सकता है कोई 4 फर्स्ट क्लास हो, खूब अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, उसको छांट के किनारे कर दें, क्योंकि उनके ऊपर निर्भर है उन्हीं के ऊपर किसका वो चयन करें। तो जहां आत्मनिष्ठता होगी वो भ्रष्टाचार की तरफ ले जाएगा। प्रशासनिक क्रियाकलापों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। बेहतरीन चीज है। क्वेश्चन बैंक कहां से मिलेगा?
तो बगल में लिख लो केजीएस से मिलेगा, बगल में लिख लो। पूछ रहे हैं क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, तो लिख लो बगल में केजीएस से मिलेगा। यहाँ मिल रहा है ना, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है ना, यहाँ से जीरो हमेशा अपलोड डाउनलोड करते रहो, क्या दिक्कत है? और कहाँ से खोजोगे जब मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन बैंक का, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पहले इसको सोचो ना, कितना बढ़िया शब्द है। एक बार में क्लियर हो गया तो हमेशा के लिए क्लियर है। मैंने कहा कि हो सकता है इस साल सवाल मिल जाए वस्तुनिष्ठता पे, पूछा जाए वस्तुनिष्ठता क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ क्वेश्चन पार्ट है ना, मिल सकता है, ये शब्द मिल सकता है। ऑब्जेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, वाला पॉइंट ये। पूछा जाए फायदा क्या है, इससे पाद इट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी, इजी टू डिसाइड अकाउंटेबिलिटी, एबल टू चेक करप्शन, सब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब योर डिसीजन एक्शंस मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड, एक्सटर्नल ग्राउंड। मनमानापन नहीं होना चाहिए, और ये अगर है तो आ जाएगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं मिल चुका है, सबको मिल चुका है, उनको नहीं मिला हुआ, क्योंकि मैं 3 नंबर अभी पढ़ा रहा हूं टॉपिक, तो उनको आगे 6, 7, 8 का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए। 3 तक मैं पढ़ाया, 3 का सवाल दे रहा हूं, चौथा पढ़ाऊंगा, चौथा मिल जाएगा। अभी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देख के क्या करोगे? मैं पढ़ा रहा हूं कि दूसरी सीढ़ी पर चलो, तो इस 7वें सीढ़ी पर चलने के चक्कर में तो खिसक के जब सीढ़ी से ऊपर से गिरता है तो एक ही बार ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, और सेकंड दूसरे वाली सीढ़ी पे टिका रहेगा कि नहीं दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए। तो 7वें मत पायदान पे पांव रखो, पहले 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हो, 3 नंबर पे रहो। सवाल को देखते चलो, सवाल बनाते चलो, और दिल पे मत लेना मैं कुछ बोल दूं तो, नहीं तो फिर दिल तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। क्लियर? तो हम लोग इस शब्द में हैं। अब क्या क्या शब्द में हम लोगों ने देख लिया। कोई पूछे वस्तुनिष्ठता क्या है, पहला पॉइंट, वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य, वहीं से। दूसरा, जब निर्णय और कार्य जो हैं वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं होने चाहिए, निर्णय और कार्य उनका वस्तुनिष्ठ आधार होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप कानून के अनुसार निर्णय ले रहे हो, कानून के अनुसार कार्य कर रहे हो, तो कानून तो सबके लिए एक है ना। मान लो मैं डीएम हूं तो, और कानून के अनुसार काम करेंगे तो हम एक कानून के अनुसार काम करेंगे, आप भी उसी कानून के अनुसार काम करोगे, तीसरा भी उसी कानून के अनुसार काम करेगा, एक रूपता रहेगी। मतलब, और कानून आपके बंद आपके ऊपर तो निर्भर नहीं है ना, कानून अपने आप में एक है। तो अगर आप मनमाने तरीके से निर्णय लोगे, कार्य करोगे, तो आत्मनिष्ठता होगी। कानून के अनुसार, नियम के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार हमें निर्णय लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। मतलब निर्भर आप कानून हमसे बाहर है, अब कानून आपके, आप जो चाहोगे वही कानून नहीं होगा, मनमानापन नहीं चलेगा। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि हमारे निर्णय, कार्य, जो डिसीजन है उसके वस्तुनिष्ठ ग्राउंड होने चाहिए, बाहरी आधार होना चाहिए, बाह्य आधार। मान लो आज सारे अधिकारी सबसे अधिक किससे परेशान है? आरटीआई से। किसी ने कोई काम किया कि आरटीआई लगा के पूछते ये काम क्यों किया आपने। मान लो अगर आप आईएएस अधिकारी हो और कोई आरटीआई लगा दे और पूछे कि आपने यह काम क्यों किया, तो आपको बताना चाहिए मैंने ये काम ना फलाने कानून के अनुसार काम किया। मतलब आप बताने की स्थिति में मैंने यह काम मनमाने तरीके से नहीं किया, बल्कि फलाने कानून के अनुसार किया, इस नियम के अनुसार काम किया है। इसका मतलब आपने अपना काम वस्तुनिष्ठ ढंग से किया है। यू हैव एक्ट, यू हैव परफॉर्म्ड, या यू हैव एक्ट, यू हैव टेकन डिसीजन according to some objective ground, according to some law, some rules, some regulations, some guidelines। तो आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आ सकता है कि आपने भ्रष्ट आचरण किया है। मान लो आरटीआई लग जाए और आप कहो, आप बताने की स्थिति में न रहो कोई ऑब्जेक्टिव ग्राउंड, तो माना जाएगा कि आपने यह काम मनमाने तरीके से किया है। इसका मतलब आपने कुछ न कुछ भ्रष्ट आचरण किया है। ध्यान देना, ऐसा कर लोगे तो आसानी रहेगी। इज इट क्लियर?
अब मैंने आरटीआई पूछा तो सर आरटीआई क्या है, टॉपिक नंबर 7 में पढ़ना है आरटीआई। देखो सिलेबस देखो, मैंने बोला था सिलेबस खोल के रखो, सिलेबस देखो। मैंने जैसे ही आरटीआई बोला तो अब आरटीआई बता दो इनको, तो आरटीआई 7 नंबर के टॉपिक में देखो, खोल के देखो सिलेबस देखो, सिलेबस में है 7वें नंबर में आरटीआई। सब लोग देख के बताओ ये और नो। राइट टू इंफॉर्मेशन है, मैं आरटीआई बोलूं तो समझ में आ जाए। आरटीआई क्या है पहले बोलो, सिलेबस में है, टॉपिक नंबर 7 में है, लिख दिया कि टॉपिक नंबर 7 में है। तो जितने लोगों ने ये पूछा है कि आरटीआई क्या है, उसका उत्तर ये है कि टॉपिक नंबर 7 में अवश्य पढ़ने को मिलेगा। लिख लो, लिख लो सारे लोग। अभी मैं हर एक बार में शब्दों को बताने लगूं, फिर आगे वाला टॉपिक पढ़ाने की जरूरत क्या रहेगी। वो जो जिन्होंने पूछा था आरटीआई क्या, वो लिख लो। आरटीआई का विस्तार नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता वाले पार्ट के 7वें नंबर के टॉपिक में पूर्णता के साथ प्राप्त हो जाएगा। लिख लो, लिख लिया जिन्होंने ये पूछा था आरटीआई क्या है। अच्छी बात, लिख लिया। एक ने कहा सर लिख लिया, वेरी गुड, एकदम आज्ञाकारी शिष्य हो। ये भी लिख लिया कि 7 में मिलेगा, हो गया उत्तर। अच्छा, इसी टाइप का उत्तर आईएएस में मत लिख देना कि आरटीआई क्या है। सवाल पूछा आरटीआई क्या है, तो गुरुजी ने कहा था टॉपिक नंबर 7 में मिलेगा, तो वहां पे भी लिख देना टॉपिक नंबर 7 में मिलेगा, हो गया उत्तर। क्लियर? पढ़ना है डिटेल से, आरटीआई पढ़ेंगे उस समय। राइट टू इंफॉर्मेशन। मैं ये बता रहा हूं कि आज अधिकारी बहुत परेशान है आरटीआई से, उसमें कुछ संशोधन हो चुका है। अब आरटीआई लगा के सामान्यतः ये पूछा ये काम किया क्यों आपने और कैसे किया। और अगर आपके पास कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है तो आप फंस जाओगे, उसमें जवाब नहीं दे पाओगे। और अगर किसी ने आरटीआई लगाया तो आपने तुरंत कहा कि आई हैव परफॉर्म दिस एक्शन, आई हैव टेकन दिस डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। आपने वस्तुनिष्ठ आधार जो अपने से बाहर है उसको खोज के निकाला और बता दिया देखो मैंने ऐसे लिया है। इसका मतलब आपने वह निर्णय और कार्य मनमाने तरीके से नहीं किया है। अब मनमाने तरीके से अगर किया है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ भ्रष्ट आचरण किया है, कुछ तो कुछ किया होगा। इज इट क्लियर? बोलो। तो अगर कोई पूछे वस्तुनिष्ठता क्या है, 5 लाइन यहीं से देख लो। ठीक, हाँ वो एक अलग बात है। आरटीआई का जवाब ईमानदारी पूर्वक, मुश्किल काम है आरटीआई का जवाब देना, आसान नहीं होता है। कई जगहों पे टालते भी है सब, और फाइन भी लगता है उनके ऊपर। कोई पूछे वस्तुनिष्ठता, व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, पहला लाइन, वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है। जब जब हमारे निर्णय और कार्य अपने ऊपर निर्भर न होकर मनमाने तरीके से न लेकर नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार ले करते हैं तो वहां वस्तुनिष्ठता की स्थिति आती है। इससे मनमानापन रुकता है, निर्णयों में एकरूपता आती है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता क्या है ये भी पढ़ना है, आगे में पढ़ लेंगे। पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है। हो गया काम। देखो जैसे मान लो आप आईपीएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, 20 जनवरी को, एक छोटे से एग्जाम्पल से देखो, 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष के वीर बालक और बालिकाओं को जिन्होंने बहादुरी का काम किया है, बहादुरी का काम किया है, उनको राष्ट्रपति भी पुरस्कृत करते हैं। लाल किले पे, लाल किले से या फिर अलग अलग जगहों से उनको पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार लाल किले से नहीं बल्कि अन्य तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जाता है, जो पूरे देश भर से चुन के बच्चे आते हैं। तो आपने एक निर्णय लिया, मान लो आप अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, जिले में आपके ऊपर दायित्व है, आपने निर्णय लिया कि इस बच्चे को बहादुरी के लिए, पुरस्कार के लिए हमें भेजना है वहां पर।
या इसको इसके बारे में बताना है कि ये बच्चे को पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि आप जजमेंट तो आप नहीं लोगे, मगर आप उसको रिकमेंड कर रहे हो, आप इसको प्रस्तावित कर रहे हो कि इस बच्चे को मिलना चाहिए, और आपने निर्णय लिया कि इस बच्चे को पुरस्कार मिलना चाहिए, इसको आप रिकमेंड कर रहे हो कि प्रस्ताव आगे भेज रहे हो। मंगाया जाता है कौन कौन से बच्चों ने बहुत वीरता का काम किया है, और आपने कर लिया क्या कि मनमाने तरीके से निर्णय ले लिया और आपने बेच दिया बच्चे को 26 जनवरी में। बाद में इंक्वायरी हो गई कि भाई इस बच्चे को क्यों भेजा था। आपके पास यदि साक्ष्य नहीं है, तथ्य नहीं है, तो फंसोगे। फिर तो लगेगा मनमानापन इस आदमी ने कर रखा था, अपने मन से जिसको लगा उसको भेज दिया कि जाओ भाई पुरस्कार ले लो राष्ट्रपति से। आपके पास तथ्य और आंकड़े अगर नहीं है, वस्तुनिष्ठ तथ्य, आपको साक्ष्य देना पड़ेगा कि इस बच्चे को मैं इसलिए भेज रहा हूं कि इस बच्चे ने ये काम किया, और ये देखिए साक्ष्य, ये देखिए तथ्य, इसको मैं मनमाने तरीके से नहीं भेज रहा हूं। ऐसा नहीं कि इसके घर परिवार वाले से पैसा लेके भेज दिए बच्चे को, जाओ भाई वहां जाओ और आप कर लो, पुरस्कार ले लो। तो आप अगर तथ्यों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पे निर्णय लेते हो तो कहा जाएगा आप वस्तुनिष्ठ आधार पे आपने निर्णय लिया। फिर आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इस अधिकारी ने गलत काम किया था। आपने जो निर्णय लिया वो तथ्यों के आधार पर लिया, साक्ष्यों के आधार पर लिया, ईमानदारी पूर्वक लिया है। इसका मतलब आपने कोई करप्शन नहीं किया है, आपने कोई मनमानापन नहीं किया है, आपने आत्मनिष्ठ रूप से डिसीजन नहीं लिया है, आपका डिसीजन वस्तुनिष्ठ आधार पे है। यू हैव टेकन डिसीजन ऑन ऑब्जेक्टिव ग्राउंड, on the basis of proofs, on the basis of facts, available facts, you have taken decision, and then you have recommended that particular child for that one, that particular उसके लिए, सम्मान के लिए। तो ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठता प्रशासनिक अधिकारियों में अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? Is it clear? Is it clear? ओके, क्लियर? एक बात बोल लो सारे लोग। स्पेशली जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों को अपना कार्य और जो है वो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार करना चाहिए। उन्हें मनमानापन नहीं करना चाहिए। उनके निर्णय और कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगेगा। ध्यान देना, जहां तक हो सके, ध्यान देना, जहां तक हो सके उनके निर्णय और कार्यों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जैसे अधिकारियों के पास बहुत सारे विवेकाधीन अधिकार हैं, विवेकाधीन अधिकार, विवेकाधीन अधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर। तो विवेकाधीन अधिकारों का भी जब उपयोग करे तो वो अपने अंतरात्मा को जरूर देखे और थोड़ा उन दोनों का तालमेल बनाते हुए फिर वो निर्णय ले, तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने विवेकाधीन अधिकार दे दिया और जवाबदेहिता नहीं रखी तो फिर तो करप्शन होगा। पारदर्शिता अभी समझाएंगे। अभी केवल इतना देखो कि आखिर ये होता क्या है। आप अगर प्रशासनिक अधिकारी हो तो आपके निर्णय और कार्य तथ्यों पर आधारित हो, साक्ष्यों पर आधारित हो, नियम और कानून पर आधारित हो, दिशा निर्देश पर आधारित हो। मनमाने तरीके से आप निर्णय मत लो, करप्शन का स्टाम्प लग जाएगा कि आपने करप्शन किया है। इससे जवाबदेहिता बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है। अब देखो, पहले एक समय में, कुछ समय पहले तक जिलों में जो शराब के ठेके थे, शराब के ठेके देने का काम पहले डीएम के अंतर्गत था और उनको एक्सक्लूसिव राइट था कि जिसको चाहे जिसको ठेका दे दे। तो मनमानापन था, मनमानापन था तो करप्शन की भी चीजें थी। अब सरकार ने पॉलिसी ला दी,
अब बिड लगता है, लोग उसमें बोली लगाते हैं, जिसने सबसे बोली लगाई ठेका उसी को देना है। अब ये मनमानापन नहीं कर सकते हैं। हमने एकरूपता ला दी, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण कर दिया। पहले मनमाने तरीके से नियुक्तियां थी, तो मनमानापन अगर आपने छोड़ दिया कि आप अपने मन से कर सकते हो, फिर तो होगा गड़बड़। अभी भी चीजें आक्षेप तो लगती हैं, जहां पे केवल इंटरव्यू के आधार पर बहाली है, केवल इंटरव्यू के आधार पर। इंटरव्यू में तो मनमानापन करने की भरपूर गुंजाइश रहती है। मनमानापन, सामने वाले जो बैठे हुए लोग उनको कहता है मुझे यही अच्छा लगा है, ये बड़ा ज्ञानी है, मैं तो इसी को बनाऊंगा प्रोफेसर। बन जाएगा वो आदमी प्रोफेसर, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लग रहा है ना। आपने उनको छोड़ ही दिया है कि आप मनमानापन कर लीजिए, तो मनमानापन होगा, होगा तो फिर करप्शन की बू आएगी, कुछ तो गंध आएगी ही आएगी। ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये दो चीजें हो गई। एक हो गया एक हो गया हम लोगों ने वो देख लिया सत्यनिष्ठा, दूसरा देख लिया वस्तुनिष्ठा। बिना किसी साक्ष्य के हमें कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमारे निर्णयों का तथ्यों और साक्ष्यों पे हो, नियम के अनुसार हो, कानून के अनुसार हो। ये वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता रहेगी तो लाभ ये होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, जवाबदेहिता बढ़ेगी। तीसरा शब्द देखो आप, सारे लोग देखो तीसरा शब्द, ये देखो अब आ रहे हैं हम लोग इस पे इम्पार्शलिटी पे। इम्पार्शलिटी का मतलब नीचे लिख लोगे, भेदभाव रहितता। देखो यहां पर लिखा हुआ है भेदभाव रहितता, इम्पार्शलिटी, नोट करोगे। मन लगा के पढ़ लो, ये ध्यान देना सारे लोग। एआरसी रिपोर्ट देखो, एआरसी का सार मिल जाएगा। एआरसी अलग से डिटेल में नहीं जाना है। एआरसी की जितनी अच्छी अच्छी बातें सब खींच लेंगे हम लोग। वहां की सारी कई बातें हमने प्रिंटेड नोट्स में सार रूप में दे रखी हैं, तो आ जाएगा वो एआरसी का भी पार्ट। नोट करेंगे हम लोग। लिख रहे हैं इम्पार्शलिटी, अंग्रेजी में भी लिखना, हिंदी में भी लिखना, इम्पार्शलिटी। और उसके बाद है इसका है भेदभाव रहितता। हेडिंग देके लिखो, भेदभाव रहितता। टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हुआ? 12 बज गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो 2 मिनट में समझ लो इसको, डिटेल से कल बता देंगे। ध्यान देना कि अपन सवालों को ही देख लेते हैं, इसको हम फ्रेश तरीके से देख लेंगे। अभी एक दो सवालों को और देख लेते हैं। ये देखो, देखो 21 में पूछा 2021 आईएएस का सवाल है, 21 में सवाल है। सवाल को देखो, उन 10 पूछ रहा, आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है। तो 10 पूछ रहा है, 10 आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज। तो पहला वैल्यू सत्यनिष्ठा, दूसरा वैल्यू वस्तुनिष्ठता। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपना निर्णय और कार्य नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार लेना चाहिए। उसके कार्यों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो दूसरा ये 10 पूछा है, 10 में से 2 हो गया, और धीरे धीरे मिल जाएगा, 10 तक पहुंचा देंगे। 21 में पूछा है। सत्यनिष्ठा पे ऑलरेडी सवाल आ चुका है। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। कितना आसान है ये बताओ। ये 2021 का सवाल है आईएएस का, मनुष्य को सशक्त बनाता है। तो हमने बोला कि सत्यनिष्ठा एक ऐसा मूल्य है, बिना किसी भय के काम करोगे तो सशक्त हो ही, बिना प्रलोभन के काम कर रहे हो, बिना किसी दबाव में काम कर रहे हो, इसका मतलब आप सशक्त हो। आपको कोई हिला नहीं सकता है, आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता है।
आपको कोई दबाव में नहीं ला सकता है। अगर आदमी सत्यनिष्ठ है तो हमेशा वो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, मूल्यों के अनुसार काम करेगा, वो जल्दी डिगेगा नहीं। जिसमें सत्यनिष्ठा नहीं, हिलता हुआ रहेगा बिना पेंदी का लोटा, कहीं कभी कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ करेगा। सत्यनिष्ठ आदमी मूल्यों के प्रति अडिग रहता है, निष्ठा रखता है। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। दृष्टांत सहित कुछ उदाहरण देकर बताओ। उदाहरण दे दोगे अधिकारी का? मान लो किसी अधिकारी ने रंगे हाथों किसी अपराधी को पकड़ा और उस पर किसी का दबाव भी आए तो उसे दबाव से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे उस अपराधी पे समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। 21 का प्रश्न कौन सा टफ सवाल है? लिख सकते हो, असंभव कार्य नहीं है। और हमने बिना किसी भय के, दबाव के, प्रलोभन के, इसका मतलब आदमी बहुत अंदर से मजबूत है, मजबूत है, हिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि उसको डराए और हट पैसे के लोभ में वो छोड़ दे, ऐसा नहीं करेगा। किसी को विस्तार देना है तो इस पाठ को कल देखेंगे, शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे। प्रश्नों को आप सब लोग देखते रहो। देखो पढ़ रहे हो ना, तो एक तो ऐसा भाव हटा दो कि ऐसे चलो देख लेते हैं हम। जब पहली बार पढ़ते हैं ना, ठीक से पढ़ते हैं। हो सकता है पहली बार में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, बहुत हद तक अपनी स्थिति क्लियर हो जाए। तो पढ़ते वक्त ये गप मत करो कि आपका हाल चाल क्या। कई सब इसमें लिखते हैं का हाल बा लिखता है, और लिख के खुश होगा कि मैंने तो आज ऐसा सवाल लिखा है ना कि जानदार आईएएस बनना मेरा पक्का है। अपने माता पिता को बैठा के देख लो कभी घर में, उनको लगता हो कि खान सर के पास मैंने एडमिशन दिला दिया, अब तो बेटा बन ही जाएगा। बेटा यहाँ दूसरे का हाल चाल पूछ रहा है कि आपका कैसा हाल है। अब बड़ा अच्छा लिखती हैं, तो उनका पंचवर्षीय योजना, सप्तवर्षीय योजना बनना तय है। मौका मिला है पढ़ने का तो अच्छे से पढ़ क्यों नहीं लेते हो? सुविधा मिल गई है, अच्छी सुविधा मिल गई है और आसानी से मिल गई है, ये ध्यान रखना। आसान नहीं है जितने लोगों से आप पढ़ रहे हो, एक मंच में पढ़ लो, परेशान हो जाते हैं। तो मन लगा के पढ़ लो, एक बार पढ़ोगे हो सकता है बहुत चीजें क्लियर हो जाए। कई लोगों का जिनका कॉन्फिडेंस नहीं, अचानक उनके भीतर आ जाए कि मैं भी बन सकता हूं, ऐसे सवाल तो मैं भी लिख सकता हूं। और यही सब तो लिख के आईएएस बने हैं सब। कई लोग आईएएस बन गए ना। आपको एटलीस्ट समझ तो ये आ जाए कि हाँ इसको लिख सकता हूं, ऐसा भाव पैदा हो। और चारों पेपरों में ऐसा भाव पैदा होगा तो बेचैन हो जाओगे आप भीतर से, एकदम परेशान हो जाओगे कि नहीं अब तो मुझे बनना है अगले साल। और नहीं तो यही पूछो का हाल बा, कितना लिख के खुश होगा। और दो पीला पीला वो वहां पीला टाइप में दो का फोटो लगा दिया और आनंद पूर्वक है कि मैंने पूछ लिया है, गदगद हो गए। आईएएस की तैयारी जारी है। पिताजी को बोलना कि आज मैंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था क्लास में, जानदार सवाल पूछा था। टीचर भी परेशान हो गए। का हलवा हो, का हल बा वो है ना, का हल बा, का हल बा। पिताजी को बोलना कि ये मैंने सवाल पूछा था, जानदार सवाल था। टीचर भी परेशान हो गए थे। सवाल उठाओगे अच्छे लेवल का, मेरा प्रयास रहता है। अगर बढ़िया सवाल पूछोगे तो मैं उसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करता हूं। सतही चीजों मत उलझो, और कई चीजों आगे पढ़नी है डिटेल से, ठीक है? थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे।